नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हम भी और हमारे इस चैनल कॉमर्स क्लासेस की भी यही कोशिश है कि आप घर बैठकर सुरक्षित रहकर ही अपने घर पर ही पढ़ाई करें और अपनी स्टडी को मजबूत करें। उसी के चलते ये कॉमर्स जो क्लासेस आपका चैनल है ये आपकी मदद करता है, आप अपने घर पर बैठकर स्टडी करें। तो अब इसी को आगे चलते हुए आज हमने अपनी क्लास के अंदर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी 12th क्लास का अकाउंटेंसी का टॉपिक है, जो कि है हमने लास्ट क्लास किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की बेसिक क्लास किया था, जो वीडियो नंबर 1 के नाम से भी पहले से बनी हुई है। तो आज हम सेकंड क्लास के अंदर पार्ट 2 यानी कि सेकंड क्लास जो बच्चे वो पहला पार्ट नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन लिंक दे रहा हूँ। आप आई बटन इस पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट क्लास पे आप जा सकते हैं। तो आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम वो कर रहे हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसका टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब कि जो हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे या किसकी वजह से, डेथ या रिटायरमेंट की वजह से। हमने लास्ट क्लास में बताया कि डेथ और रिटायरमेंट के केस में क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो इसी क्लास में हम बात करेंगे कि ये भी दैट्स लाइक अ बेसिक क्लास, थ्योरेटिकल क्लास, कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि या तो डिसीज पार्टनर यानी डेथ के केस में तो क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर जो होगा उसके अकाउंट को बनाएंगे हम लोग, या नहीं जिसे हम बोलते हैं जो भी पार्टनर डेथ हुआ उसका नॉमिनी के अकाउंट का, डिसीज पार्टनर जो है उसके अकाउंट को बनाएंगे, उसको क्या देना है और उसकी सेटलमेंट क्या होगी। रिटायरमेंट के केस में बस जस्ट डिफरेंस इतना है कि जो सेटलमेंट होगी वो रिटायर्ड पर्सन के कैपिटल के अकॉर्डिंग देंगे, उसी को वो क्योंकि वो लाइव है तो उसको हम देंगे, और डेथ के केस में उसके लीगल हेयर या जो लीगल हायर्स है उनको हम ये जो पेमेंट है वो या सेटलमेंट है वो उनको देंगे। तो लास्ट क्लास हमने बात की थी कि पेमेंट दो तरह से हो सकती है, एक कैश बेसिस पर और एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। अगर किसी भी फर्म की जो मतलब फाइनेंशियल साउंडेड है या फाइनेंशियल पोजीशन साउंडेड है, सही है, तो वो क्या करती है, रिटायरमेंट या जो डेथ हुआ पार्टनर उसका जो सेटलमेंट है वो कैश या बैंक के रूप में कर सकती है अगर उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन सही है। और अगर दूसरी बात अगर नहीं है तो क्या करती है वो इंस्टॉलमेंट के पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट के उद्देश्य से भी करते हैं, इंस्टॉलमेंट के आधार पर करते हैं। जो मेथड होगा तो वो उसको इंस्टॉलमेंट बना देती है 2, 4, 5 साल की, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको पेमेंट इंस्टॉलमेंट के आधार पर करती है। अब जब इंस्टॉलमेंट के आधार पर करती है तो एक बात ध्यान रखें, जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट बना के दिया जा रहा है रिटायर्ड पर्सन को या डिसीज पार्टनर को, तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्रीड है कि इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट के केस में तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, 6% पर एनम हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि लोन मीन्स टू से इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो हम वहां पर इंस्टॉलमेंट लोन अकाउंट बनाते हैं उसका कि लोन के आधार पर पेमेंट करेंगे, और वहां पर 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट भी ड्यू करेंगे और इंटरेस्ट भी पे करेंगे इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, पहले प्रिस्क्राइब किया गया है कि इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, वो एक अलग कंडीशन होगी। अगर कहा है 10% है तो 10% देंगे, अगर कहा नहीं देना तो नहीं देंगे। बट अगर साइलेंट है क्वेश्चन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ लोन तो हम 6% पर एनम देंगे। दूसरी बात, अगर
कभी कभी केस कैसे होते हैं कि कैश बेसिस पर लमसम मेथड, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पेमेंट जो होती है दो ही मेथड से होते हैं, लमसम मेथड और दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड के अंदर अगर फाइनेंशियल पोजीशन सही है फर्म की तो वो अपने रिटायर्ड पर्सन या डिकीज पार्टनर को क्या देगी, कैश के आधार पर, या कैश उसको उतना जितना उसका सेटलमेंट हो रहा है उसको कैश या बैंक के प्रोसेस से उसको पेमेंट कर देगी। तो अब आज हम यही बात करेंगे उसको क्या क्या दिया जाएगा। हम ऐसे लास्ट क्लास में किया था, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा अब जो सेटलमेंट होगी, आज टॉपिक भी वही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, हमें क्या केवल ये देखना है। जब हमारे कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी कि हमें क्या देना है। और दूसरा थियोरेटिकल वे से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन के व्यू के आधार पर कि अगर हम थियोरेटिकल क्वेश्चन भी देखें तो ये जो बेसिक क्लासेस है वो उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम जो लेंगे वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला टॉपिक जो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान रखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले दिया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां पर भी सेम यही चीज है कि अगर रिटायर हो रहा है पर्सन या फिर कौन जिसको डेथ हो गया पर्सन की, आज तक यानी कि उस फर्म में, क्योंकि उसने क्या किया है, उस फर्म में प्रॉफिट कमाने में उसका भी योगदान रहा है, उसको प्रॉफिट अर्निंग करने में वो भी पार्टिसिपेट करा है, तो उसको हमें क्या देना होगा, उसकी शेयर का गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल उसको देना होगा, उसके कैपिटल को देना होगा शेयर ऑफ गुडविल। यानी गुडविल का हिस्सा, उस फर्म की गुडविल के हिस्से का हकदार कौन होगा, वो रिटायर्ड पर्सन और डिकीज पार्टनर भी होगा। कितना, जितना उसका हम कैसे करेंगे कि कितना भाग देना होगा, हम क्या वो कैसे करते हैं, हम वो डिनोट करते हैं हम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो देखिए अगर बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो गुडविल दो तरह से दी जा सकती है, समझने की बात है। क्या, अगर गुडविल अपीयर है, व्हेन गुडविल अपीयर इन द, व्हेन गुडविल अपीयर क्या, इज नॉट appearing in the books। पहला केस तो ये है अगर बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं की गई है, और दूसरा केस यह है कि व्हेन गुडविल appears is already appear in the books। ये दो केस बनते हैं गुडविल के, कि पहले केस में गुडविल अपीयर नहीं हो रही, बुक्स के अंदर गुडविल नहीं है, और दूसरे केस में गुडविल पहले ही बुक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो दोनों केस में क्या होगा देखिए, समझिए, ये पहला केस है, केस नंबर 1, और ये केस नंबर 2। जब पहला केस होगा तो हम क्या करेंगे, जब गुडविल अपीयर नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले से पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये हम करेंगे एक केस में, कौन सी रेशियो से, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। यानी कि हम यहाँ क्या निकालेंगे, सबसे पहले अगर कोई रिटायर हो रहा पार्टनर या फिर कोई डिसीज हो रहा है तो वहां पर हम उनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे, किसका, कंटिन्यूइंग पार्टनर का। क्योंकि अगर कोई बाहर जा रहा है या कोई रिटायर हो रहा है तो पार्टनर में से, तो उसका हिस्सा कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा, जो पहले से पार्टनर है उनको मिल जाएगा। तो
कोई ना कहीं गेन तो करेंगे वो जो। और हमारा रूल है गुडविल का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल को कैसे बांटते हैं, गुडविल को कैसे किया जाता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइस करते थे एडमिशन के टाइम में, पर यहां पर क्या करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? गेनिंग रेशियो में कौन सी रेशियो होगी ये, अगर बात करें तो ये गेनिंग रेशियो हो जाएगी। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो समझते हैं कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, या अगर एक ही फॉर्मूला लेके चलती हो ओल्ड माइनस न्यू लेके चले तो ओल्ड माइनस न्यू होता है सैक्रिफाइस। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो हम कहते हैं उसको गेनिंग। यस, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला हमने किया था, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम सैक्रिफाइस बोलते थे, अगर उसका रिजल्ट माइनस में आता था, नेगेटिव में आता तो हम उसको गेनिंग बोलते थे। क्लियर? ये तो वो फॉर्मूला रखेंगे, या फिर गेनिंग का फॉर्मूला कर लेंगे उसको उल्टा, क्या करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग। क्लियर? चलिए ये तो हो गई। अगर गुडविल पहले से है तो क्या करते हैं, बुक्स में गुडविल पहले से है तो किसका हक है, जो गुडविल पहले से है तो पुराने पार्टनर्स का हक है। जितने पार्टनर थे वो रिटायर्ड हो या डिसीज पार्टनर हो उसका भी हक था कि गुडविल, क्योंकि उन्होंने वो कमाई थी। गुडविल प्रॉफिट कमाने में, बिजनेस प्रॉफिट कमाने में उनका भी हिस्सा था, तो उनका भी पार्टिसिपेशन था, तो गुडविल का जो शेयर होगा वो उनके लिए भी होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर गुडविल पहले से बुक्स के अंदर ऑलरेडी है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे यहां पर, देखिए पहले एंट्री क्या करेंगे इसकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट, गुडविल राइट ऑफ कर दी मैंने यहां। क्लियर? कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। और सेकंड एंट्री क्या कर देंगे, सेम, हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी, अब हम क्या करेंगे, सेम एंट्री हो जाएगी ये वाली, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कौन सा, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सा, गेनिंग रेशियो। क्लियर? तो ये आ गई गुडविल की ट्रीटमेंट। ध्यान है क्या, गुडविल की ट्रीटमेंट के अंदर यही करेंगे हम लोग कि अगर गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो गुडविल अगर बुक्स में नहीं है और गुडविल फर्म की दिखाई गई है, क्या है फर्म की गुडविल हमने निकाली कि फर्म की गुडविल क्या है, तो हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर यानी गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, उसको बांट देंगे। और अगर पहले से बुक्स में भी है तो हम पहले सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ हो गई। और दूसरा फिर वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी गेन कर रहा होगा वो कंपनसेट करेगा किसको, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर को। क्लियर? एक बात ध्यान रखने वाली है, एक मिनट, क्या ध्यान रखने वाली है, ये ध्यान रखना कभी भी जो गुडविल, ये बड़ा नोट करने वाली बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बुक्स unless and until it is purchased by paying some consideration। कहता है कभी भी गुडविल को बुक्स के अंदर जब तक नहीं दिखाते, जब तक उसको पे नहीं कर रहा है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन होगा तभी हम गुडविल को अपीयर करेंगे। परचेज कंसिडरेशन के बगैर हम कभी भी बुक्स में गुडविल नहीं दिखाएंगे। परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या करते हैं कि कोई परचेज कंसिडरेशन मतलब हुआ फर्म को या किसी चीज को हमने खरीदा या बेचा, जब फर्म को बेचते हैं खरीदते हैं या फिर कोई परचेज कंसिडरेशन करते हैं तो हम गुडविल को अपीयर करते हैं, अदरवाइज गुडविल को अपीयर नहीं करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी गुडविल नहीं दिखाई जाती अनटिल एंड अनलेस, कब तक, जब तक हम परचेज कंसिडरेशन के पे नहीं करेंगे। जब पे करेंगे तो हम गुडविल को शो करेंगे, गुडविल को दिखाएंगे। ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26।
तो क्लियर, तो ये हो गया गुडविल का, क्लियर हुआ। अब गुडविल के बात करते हैं हम लोग। पहले केस तो हो गया हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे गुडविल हमने पे करनी है, क्लियर। सेकंड, इसी में चलते हैं आगे। अब आता है सेकंड केस, हिडन गुडविल। जानते हैं हिडन गुडविल कैसे होता है? हिडन गुडविल भी एक केस होता है। हिडन गुडविल का मतलब कैसे निकलेगा, समझिए इस बात को। हिडन गुडविल कब होता है? सेकंड हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब समझना है कि हिडन गुडविल का मतलब क्या है, समझिए। इफ द फर्म हैज एग्रीड टू सेटल, if the firm had agreed to settle the account of retiring partner by paying him a lump sum amount, then amount paid to him in excess of his adjustment capital shall be treated as his share of goodwill। मान लीजिए कहता है कि जब रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को उसकी एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा अमाउंट देने के लिए पार्टनर्स एग्रीड कर गए हैं, तो जो हिस्सा ज्यादा दिया जा रहा था, यानी कि एडजस्ट कैपिटल जितना उसका एडजस्टेड कैपिटल हो रहा था उससे अगर उससे अधिक दिया जा रहा है तो वो हिस्से को बोलते हैं, वो किसके रूप में दिया जा रहा है? गुडविल के रूप में, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। यानी कि हिडन गुडविल का मतलब क्या है कि जब एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा पे किया जाएगा। समझिए, मान लीजिए कोई, मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि ए बी सी पार्टनर है, ए बी एंड सी पार्टनर्स है। ए रिटायर, ए क्या कर गया है? रिटायर कर गया है फर्म से, और ए हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट, इसकी जो कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, वो क्या बन रहा था? उसको दिया जाना था ₹60,000। समझ में आया? उसको ₹60,000 उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, एडजस्टमेंट मतलब है इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सबको कैलकुलेट, यानी कैपिटल जब लास्ट में हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। यानी कैपिटल मींस टू से रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग्स या फिर इसके अलावा जितने भी रिजर्व्स, सरप्लस, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो उसका सेटलमेंट बन रहा था वो बन रहा था 60,000, उसको 60,000 रुपए देना था। बट ए एंड सी एग्रीड, ये एग्री कर जाते हैं, एग्रीड टू पे ₹90,000। पर ए और सी क्या करते हैं? एग्री करते हैं, पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे हम, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो चल रहे हैं वो एग्री करते हैं कि उसको 90,000 रुपए दिया जाए। तो यहां पर हिडन गुडविल क्या हो जाएगी? 90,000 देना कितना था? 60,000, तो 30,000 किसका फालतू दिया? गुडविल का। ये किसका है? गुडविल, से बोलेंगे हम हिडन गुडविल। क्लियर? जब उसकी एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा उसको पे किया जाता है तो वो होता है शेयर ऑफ गुडविल, उसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, हिडन गुडविल भी दिया जाएगा तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल कैसे हो सकते हैं, कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में क्लियर हो गया गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकलेगी। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज, थर्ड क्या चीज होगी? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैसे सब चीज आप लोग कर चुके हैं, फिर भी आप समझिए बेसिक क्लास है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये क्या करना है? देखिए, जब कभी कोई पार्टनर रिटायर या फिर डिसीज हो जाता है तो उस समय कुछ एसेट्स होती है जिसका करंट वैल्यू नहीं होती लिखी हुई,
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस एसेट्स, और कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जो अनरिकॉर्डेड होती हैं, या लायबिलिटीज हो सकते हैं जो अनरिकॉर्डेड, जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आई है, या फिर उनकी करंट वैल्यू नहीं होती। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, उनके करंट वैल्यू, एसेट्स की और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कोई है, तो वो हमने निकालनी पड़ेगी। कैसे? सेम वही रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। तो रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, तो यह बात ध्यान रखने वाली बात यह है क्या, कि जब हम कोई रिटायर करता है तो हमने सबसे पहले एसेट्स या लायबिलिटीज की करंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखें, करंट आउट हम एडमिशन के टाइम में भी करते थे, हम यहां पर रिटायरिंग पार्ट उसमें भी करेंगे। तो और जो उसका प्रॉफिट या लॉस आता था, क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में बांट देते थे। तो वो भी सेम प्रोसेस है कि जो उनका प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, हम वो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर? ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। इनका जो प्रॉफिट होगा या और लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर, या ऑल कह लो, ऑल में क्या कह, ऑल कह लो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यही हम करते थे, ट्रीटमेंट होती थी, यही ट्रीटमेंट होती थी एडमिशन में भी। चीज यहां पर समझने वाली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड इंस्टेड रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मैंने पहले बताया था, रिवैल्यूएशन के हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जा सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह। दूसरी बात, इन केस, सेकंड बात समझने की है, इन केस it is desired that assets and liabilities should continue to appear the old value, then memorandum or revaluation account is opened instead of revaluation account। कहते हैं कि एक केस यह आता है, इसी में बी केस आता है कि पार्टनर्स agreed to क्या करना चाहते हैं, वो assets agreed to desire the assets and liabilities should continue appear in the books at old value। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं, एडमिशन के टाइम में हम कर रहे थे, कि कभी कभी ऐसा होता है जब पार्टनर क्या चाहते हैं कि जो उनकी एसेट्स और लायबिलिटी पहले से चली आ रही है बुक्स के अंदर, हम वही वैल्यू रखना चाहते हैं, हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते। अब तो इस केस में ध्यान रखें, क्योंकि जब वैल्यू, करंट वैल्यू लानी होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, याद रखें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बट अब इस केस में क्या हुआ कि पार्टनर्स क्या एग्री कर रहे हैं कि जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं ओल्ड वैल्यू हुई बुक्स के अंदर। तो यहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते, हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन की जगह बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा वहां पर, हम क्या, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, याद होगा आप लोगों को, पहले एडमिशन के टाइम में हमने किया है, तो क्या बना देंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, मेमोरेंडम। आपको पता है रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम कैसे बनता है, ऊपर रिवैल्यूएशन नीचे मेमोरेंडम, तो हम क्रॉस करते हैं। हम रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, या रिवैल्यूएशन की डेबिट वाली जो आइटम्स होती है मेमोरेंडम में क्रेडिट में चली जाती है, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट आइटम होती है मेमोरेंडम में डेबिट में चली जाती है। इससे वैल्यू सेम रहती है, उनमें डिफरेंस नहीं आता, उनमें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेमोरेंडम आप देख सकते हैं एडमिशन क्लासेस के अंदर। तो क्लियर हुआ, तो ये हो गई रिवैल्यूएशन। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था, अब आगे केस करते हैं इसी पे, और क्या देंगे हम नेक्स्ट केस में, फोर्थ चीज सबको पता है क्या देते हैं,
एडजस्टमेंट accumulated profit and reserves। सभी जानते हैं क्या करते हैं इनका हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है, फंड्स पड़े हुए हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर? किसे बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि वो किसका हक है उनका ऊपर, वो किसके है, सभी पार्टनर्स का हक है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उन्हें बांट देंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जैसे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर रिजर्व फंड है कोई भी रिजर्व फंड कोई भी हो सकता है, अकाउंट डेबिट। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर अगर ये प्रॉफिट होगा, यहां अगर ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक क्रेडिट बैलेंस होगा, तो टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ओल्ड रेशियो में अगर प्रॉफिट या फिर रिजर्व्स है, अगर लॉस है पहले केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स। अब दूसरा केस यहां पर कह सकते हैं हम, अगर लॉस है तो लॉस होगा तो भी पार्टनर्स में ही बटेगा। तो यहां पर क्या लिखे करेंगे हम, कोई लॉस दिया हुआ है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लॉस है तो एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये भी कौन से में, ओल्ड रेशियो में। ये कब, इन केस ऑफ लॉस। क्लियर? तो ये हमारी ट्रीटमेंट होगी, जब प्रॉफिट रिजर्व होगा तो बांट देंगे, और लॉस होगा तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर? तो चलते आगे। इसके अलावा अब क्या देंगे, इसके अलावा अब जो मेन चीजें आ रही हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टोटल पेबल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट की बात करें, पेमेंट ऑफ पेबल अमाउंट। देखिए बात समझिए, यहां पर पेमेंट ऑफ पेबल अकाउंट, अमाउंट पेबल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट मीन्स टू से कि हम क्या क्या, कि उसका कैपिटल का बैलेंस या करंट अकाउंट का बैलेंस वो होगा, या फिर इंटरेस्ट है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, वो जो देना है पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया है, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या टिल द डेट ऑफ डेथ तब तक का, या फिर शेयर ऑफ फर्म गुडविल का हिस्सा हो सकता है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस वो हो सकता है, या रिवैल्यूएशन का लॉस हो सकता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आज तक का यानी कि जब उसकी डेथ हुई है या फिर रिटायर पर्सन साल के बीच में हुआ है तब तक का कोई प्रॉफिट है, जो कोई प्रॉफिट है तो वो, अगर लेट करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट का जो डेट होगी वो बैलेंस शीट की जो लास्ट डेट है, बैलेंस डेट की जो लास्ट डेट है वो प्रॉफिट, या अगर डेथ के केस में है जब उसकी डेथ हुई है, जिस तारीख को उसकी डेथ हुई है उस समय तक, उस डेट तक का प्रॉफिट निकालकर ये हमने सभी, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, वो सभी चीज देनी होगी। वो गुडविल का हिस्सा हो गया, प्रॉफिट का हो गया, रिजर्व का हो गया, लॉस है या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन लॉस है, ये सारी चीज। अब जो पेमेंट होगी जो हमें पे करनी है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ पेबल अकाउंट। वो क्या होगी, कहते हैं
वो किसके अकॉर्ड होगी? वो होगी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि उसे लमसम मेथड में देनी है तो लमसम में देंगे, उसे कहती है कि उसे इंस्टॉलमेंट मेथड देना है तो इंस्टॉलमेंट मेथड में देंगे। पेमेंट जो होगी एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देंगे, जिसे हम बोल सकते हैं कि या तो किस में हो सकती है, या लमसम में हो सकती है, ऐसे बोलते हैं कि या तो लमसम मेथड हो सकता है या फिर लमसम मेथड ना होके क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट मेथड भी हो सकता है। यानी कि मींस टू से जो अकाउंट पेबल होगा वो लमसम हो सकता है या इंस्टॉलमेंट मेथड हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमें पता लगा दो ही मेथड्स हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं लमसम मेथड। ये समझने की बात है, लमसम मेथड। लमसम मेथड अगर यूज किया जा रहा है तो क्या, अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, पहले बता चुका हूं फर्म की, और पार्टनरशिप डीड भी बोलती है कि वो लमसम मेथड, या फिर पार्टनर्स एग्रीड करते हैं कि वो पेमेंट है वो हम लमसम यानी कैश में दी जाएगी, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अगर वो लमसम में देता तो एंट्री क्या होगी? देखिए, अगर वो कैश में एंट्री करते हैं तो क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर अगर लेट करते हैं कि वो लमसम में दे रहे हैं हम लोग उसको पेमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इन केस ऑफ लमसम, अगर लमसम मेथड में दे रहे हैं, पोजीशन सही है और कैश या बैंक के रूप में दे रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कैश और बैंक से क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। क्लियर? ये आ गई एंट्री। इसके बाद कहते हैं अगर मान लीजिए सेकंड केस, ये तो है जब सफिशिएंट बैलेंस है, जब सफिशिएंट बैलेंस है कैश का, ऑफ कैश अवेलेबल। अगर कैश है फर्म के पास तो वो एंट्री ये करेगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब पूरा सफिशिएंट कैश ना होकर क्या होता है कि कुछ पैसा होता है, कुछ कैश होता है, कुछ कैश नहीं होता। पर मेथड कहता है, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इसको लमसम में देना। रिटायर, अगर कोई रिटायर होता है पार्टनर तो उसके जो पेमेंट होगी वो लमसम होगी। तो उस केस में क्योंकि बैलेंस भी नहीं है फर्म के पास, कैश भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, दूसरे केस में जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इस केस में क्या करते हैं हम, पुराने पार्टनर से जो बैलेंस रह गया वो हम मंगा लेते हैं। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मान लीजिए 50,000 रुपए पे करना था, 20,000 हमने पे कर दिया, 30 रह गया, तो 30,000 हम कंटिन्यूइंग पार्टनर से मंगा लेंगे, उनसे कैश के रूप में मंगा लेंगे और उसको यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? तो क्या एंट्री करेंगे? तो एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मंगाएंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कैश या बैंक हमने किसके रूप में मंगा लिया? किससे मंगाया? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर। कितना? जितना बचा हुआ रिमेनिंग जो अमाउंट है वो, यानी कि जो अमाउंट हमें क्या था, कम पड़ रहा था उस पार्टनर को देने के लिए। फिर सेकंड एंट्री क्या कर देंगे? इसकी 1 एंट्री, 2 एंट्री होगी, पेमेंट आ गई पूरी, अब हम यही एंट्री करेंगे, उसको हम पे कर देंगे। ये तो हो गया। अगर मैं बात करूं ये क्या, ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर से मंगा लिया और पेमेंट सेकंड पेमेंट हो जाएगी। क्या पेमेंट होगी? वही रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर? ये हो गया उसका पेमेंट। तो ये हो गया लमसम मेथड। तो लमसम मेथड, अब ये बात भी हो गई। अब एक केस और बनता है इसी के अंदर लमसम में। देखिए, अब लमसम में
हमने देखा कि सफिशिएंट बैलेंस है, तो हमने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, नॉट अवेलेबल, सफिशिएंट कैश, कैश नहीं है तो सेकंड केस हो जाएगा कि पुराने पार्टनर से रिमेनिंग पार्टनर से वो कैश मंगाएंगे और हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर देंगे। अब तीसरा केस एक और बनता है कि रिमेनिंग पार्टनर भी कैश नहीं ला पा रहे, तो क्या, और पार्टनरशिप डीड कहती है लमसम देना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे, समझिए, उस केस में मैं यहीं, चलिए देखते हैं। तो उस केस में तीसरा केस बनता है कि जब सफिशिएंट बैलेंस ना तो फर्म के पास है और ना ही पार्टनर्स के पास भी अवेलेबल है, वो भी नहीं ला सकते, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम पेमेंट थ्रू लोन, बैंक लोन, तो पेमेंट करते हैं बैंक लोन के द्वारा, बैंक लोन के द्वारा हम पेमेंट करते हैं। तीसरा केस है बैंक लोन, ध्यान रखें, तीसरे केस में बैंक लोन के द्वारा पार्टनर करते हैं, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट, क्लियर। यानी कि अगर यहां पर लमसम मेथड है और बैलेंस नहीं है और पार्टनर भी नहीं ला पाते, तो पेमेंट होगी बैंक लोन के द्वारा, तो बैंक फर्म क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी और उसको पेमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्लियर, दिखाई दे रहा आप लोगों को, यस, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्लियर हुआ। तो ये हो गया पेमेंट ऑफ पेबल अकाउंट। अब तो ये दैट इज कॉल्ड द लमसम मेथड। अब दूसरा केस क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर कहता है कि इंस्टॉलमेंट मेथड से है तो क्या करेंगे, देखिए ये लमसम मेथड था, अब पार्टनरशिप डीड कहती है इंस्टॉलमेंट मेथड से पे करना है, या फिर फर्म के पास बैलेंस नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड कहती है कि अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या सेकंड मेथड क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट मेथड। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि पेमेंट किस मोड से करना, लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट, तो वहां पर हम क्या मानते हैं, हम वहां मान के चलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड से ही पेमेंट की जाएगी फर्म की, क्लियर, सॉरी पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की। तो अब सेकंड मेथड जो है इसका वो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। थोड़ा सा बड़ी क्लास हो जाएगी क्योंकि मैं इसी क्लास में खत्म करने जाऊंगा, तो आप ध्यान रहे और देखते रहे, थोड़ी सी क्लास हल्की सी बड़ी होगी आज की। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है कि फर्म रिटायरिंग पार्टनर यानी किस पार्टनर जो अमाउंट है वो क्या कर देगा, कुछ समय कुछ सालों की इंस्टॉलमेंट बना देगा अपने आधार पर, यानी कि जब वो अच्छे से पे कर पाए, उसे पेमेंट करने में परेशानी ना हो, तो इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो उस केस में क्या करेगा, सबसे पहला देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलमेंट मेथड की पेमेंट जब वो ट्रांसफर करेगा अमाउंट पेबल टू लोन अकाउंट, ट्रांसफरिंग अमाउंट पेबल टू लोन अकाउंट at the beginning of the year, beginning of the first year, पहले साल जब वो लोन पेबल जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट को शुरुआत में ही क्या करेगा, फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट पेबल, जितना पेमेंट उसको करना है वो लोन अकाउंट में पहले साल में ट्रांसफर करेगा। तो क्या एंट्री होगी, समझिए, मान लीजिए 50,000 रुपए उसको पे करना है, तो लोन के लिए लोन अकाउंट में पेबल कर देगा कितना, 50,000 पहले अकाउंट में। तो क्या करेगा, देखिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहला केस, यानी कि यहां पर अब हम इंस्टॉलमेंट मेथड दे रहे हैं, तो लाइक इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब हुआ एक फर्म के लिए क्या हो गया, अब लोन की तरह हो गया। फर्म के लिए रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट हो गया वो किस तरह से ट्रीट करेगा, वो जैसे लाइक फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर कुछ नहीं कहा है तो कितना 6% पर एनम देना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को। तो वहां पहले साल क्या एंट्री करेगा, जब वो ट्रांसफर करता है उसका जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, तो वो क्या करेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्लियर? वो कितना कि मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए सेटलमेंट हुई थी, लेट करता हूं मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसको ड्यू कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब यहाँ पेमेंट नहीं कर रहा, केवल उसके पार्टनर लोन अकाउंट को उसने क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। पार्टनर्स लोन अकाउंट बना दिया ना, यहाँ पर ये बना दिया 1 लाख रुपए से, यानी कि फर्म को 1 लाख रुपया देना, पहले साल ही दिखाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट पेबल कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे उसका। ये अमाउंट हमेशा जो लोन अमाउंट है जो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, बैलेंस शीट के अंदर हर साल जितना पे कर दिया, जितना आउटस्टैंडिंग रह गया, मान लीजिए पहले साल 20,000 दिया तो प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कितना बचा 80,000 प्लस इंटरेस्ट हम लायबिलिटीज में दिखाते जाएंगे। लायबिलिटी साइड के अंदर कौन सा, किस नाम से, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से हम वहां शो करते जाएंगे, क्योंकि पार्टनर लोन क्या है, लायबिलिटी होगी फर्म की, तो वहां पर शो करते रहेंगे। चलिए पहले साल, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कुछ पेमेंट करेंगे। अब सेकंड, फॉर मेकिंग सम पेमेंट इमीडिएटली, यानी कि समझने वाली बात है। मान लीजिए 1 लाख रुपया देना था, आज रिटायर हुआ, तो आज कंपनी ने, आज फर्म ने, सॉरी कंपनी ना क्या, फर्म ने 20,000 रुपए उसी समय पेमेंट कर दी। रिटायर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट होगी ना, तो 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाई, पर वहां उसका लोन बना दिया, इंस्टॉलमेंट बना दी, तो उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर ही उसी समय 20,000 रुपए, लेट कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 20,000 रुपए दे दिए, यानी इमीडिएट कुछ अमाउंट दिया, तो क्या एंट्री करेगी, देखो इसमें, इस केस में एंट्री क्या होगी, इसमें होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश तो नहीं होता, बैंक ही होता हमेशा, पर ये ध्यान रखिए ये अमाउंट स्टैंड था, ये ही अमाउंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो हर बार यही अमाउंट कम होता जाएगा। देखिए यहाँ क्रेडिट था 1 लाख से, यहाँ 20,000 में एग्जांपल ले रहा हूँ, 20,000 रुपया यहाँ पर लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया और 20,000 रुपए दे दिए, तो लोन अकाउंट कम होगा। ऐसे इंस्टॉलमेंट हर वीक में कम होता जाएगा, यानी कि ये टोटल अमाउंट हो गया, ये टोटल अमाउंट होगा, टोटल पेबल अमाउंट ड्यू जितना देना है, और ये पेमेंट हो गई है। तीसरा, अब क्या, फॉर मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अब हम बात करेंगे, हाँ यस, अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द ईयर उसका इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा, क्योंकि लोन हो गया तो इंटरेस्ट कितना पार्टनरशिप डीड कहेगी वो, या फिर 6%, तो इंटरेस्ट भी ड्यू कर दो। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी लोन में जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट भी जुड़ेगा और लोन बढ़ता जाएगा, तो देखिए क्रेडिट कर दिया यहां पर इंटरेस्ट में। क्लियर? फोर्थ एंट्री अगली, फॉर मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अब इंस्टॉलमेंट बना रहा है, फॉर मेकिंग इंस्टॉलमेंट अब वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट दे दी है, पहले मान लीजिए उसने
4 इंस्टॉलमेंट बना ली, इमीडिएट 20,000 दे दिया था, 4 और बना ली, 20,000 तो पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो, तो यहाँ पेमेंट करेगा। तो सेम क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये पेमेंट कर दी पहली इंस्टॉलमेंट। और जो इंटरेस्ट होगा फॉर ट्रांसफर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, तो उसको कहां दिखाएंगे, इंटरेस्ट जो देगा फर्म देगी जिस अमाउंट पर, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि उस फर्म के लिए वो लॉस हो गया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ट्रांसफरिंग लोन, सॉरी इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट, तो क्या अमाउंट हो जाएगा, ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखिए, ये वाले अमाउंट इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट समझ आया क्या है, इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है तो उसने वो ट्रांसफर कर, तो डेट इज द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। तो हम जब भी करेंगे, शुरुआत करेंगे कितना ड्यू था टोटल अमाउंट, फिर इमीडिएट जो इंस्टॉलमेंट दी वो, उस पर इंटरेस्ट क्या बना वो ड्यू कर देंगे, साल के लास्ट में, हर साल लास्ट में ही करेंगे, पहली पेमेंट कर दी, फिर इंटरेस्ट को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये क्या है, पेमेंट मेथड, ट्रीटमेंट है। अब लास्ट की बात करें तो एक छोटी सी बात और रह गई है, एक अकाउंट बना लेते हैं, अगर ये तो रिटायरिंग पार्टनर होगा, और अब हम बात करते हैं कोई लेट करते हैं डिक्रीज पार्टनर, डिक्रीज पार्टनर है तो उसको पेमेंट कैसे कैसे करते हैं, ये मैंने पहले भी कराया होगा, फिर भी डस्टर, यस, तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा ट्रीटमेंट है इसका। इस नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखना है, समझना है, और प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको सोल्व करें। चलिए, अब डिक्रीज पार्टनर, अमाउंट पेबल टू डिक्रीज पार्टनर, अमाउंट जो पेमेंट होती है डिक्रीज पार्टनर के केस में, अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर, इस केस में हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसे हम अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटर के नाम से बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं अकाउंट बना रहा हूं एक, ये डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर इसे एग्जीक्यूट अकाउंट, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, एक ही चीज है। तो देखिए पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट है इसका, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखिए क्या, यहां पर जितने भी टू, मैंने पहले बताया होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जितने भी होंगे यहां पर आ जाएगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, और रिवैल्यूएशन लॉस होगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि लॉस आया तो ये, और टू ड्रॉइंग अकाउंट, उसने अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग ले रखी थी, कुछ पैसा निकाला हुआ था यूज के लिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट यहां आ जाएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और टू
पहले इधर देख लेते हैं, ये यहां पर इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बाय वही सेम कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनेगा, सैलरी या कमीशन बाय, और क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट, यहां पर आ जाएगा बाय गुडविल है तो गुडविल का हिस्सा देंगे ना उसको, अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, और यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा बाय, एक और जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहां हम इसका बैलेंस करेंगे तो यहां जो बचेगा वो डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। यहाँ पर ये अमाउंट हम पे करेंगे डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा उसको। तो ये होगा आपका फॉर्मेट, ये लास्ट फॉर्मेट इसका रहेगा कि लास्ट में पेमेंट कैसे करेंगे। और अगर रिटायरिंग पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट सेम ऐसे ही रहेगा और उसको हम कैश या बैंक में, बताया मैंने, कैश के रूप में लमसम जिसे बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। जब क्वेश्चन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो जरूर देखेंगे हम। इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ये रहेगा कि जो प्रॉफिट है डेथ रिटायर्ड पार्टनर है या फिर डेथ के केस में जो प्रॉफिट है साल का, वो प्रॉफिट किस आधार पर बांटेंगे वो, यानी कि जैसे एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं या बेसिस ऑफ टाइम ले सकते हैं या फिर बेसिस ऑफ टर्नओवर ले सकते हैं। ये बेस दो ही चीज होती है, या टाइम के बेस पर प्रॉफिट लेंगे या टर्नओवर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो बने रहें। अब इसके बाद जो थर्ड क्लास होगी वो इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, तो आप जरूर इन क्लासेस को देखें, समझें, प्रॉब्लम है पूछें, और मैं कहता हूं कि घर में बैठकर आप पढ़ाई करें, अपने आप को कैपेबल बनाएं, अपने आप को सक्षम बनाएं कि आप अच्छे मार्क्स ले पाए 12th क्लास के अंदर। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। होगी मुलाकात अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए रविंद्र यादव का नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.